हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋਵੋਗੇ। सो आज का सेशन नो डाउट कि हिंदी में होगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पंजाबी बोलिए, कोई कहते हैं कि हिंदी बोलिए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो चलेगा तो अब हिंदी में, क्योंकि पंजाबी जब मैं पंजाबी में बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि सिर्फ पंजाब में ही आप नहीं हो, बाहर के स्टेट्स में भी हो, इसलिए जो ग्रीटिंग्स है वो पंजाबी में और रेस्ट ऑफ द सेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश में ही चलेगा। सो जैसे कि आपको मालूम है 5 o'clock का टाइमिंग्स हमारा फिक्स होता है और आज हमने बात बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है। शेंजन एरिया 26 कंट्रीज़ में वीज़ा कैसे लें। टाइम बचा तो कनाडा के बारे में बात करेंगे कि कनाडा का जो विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा है वो कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात आज बात करेंगे साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजी के प्रोग्राम पे, क्योंकि आपको मालूम है कि टॉपिक्स वो टच कर रहे हैं जहाँ पर बाकी के जो कंसल्टेंट हैं वो थोड़ा सा इस टॉपिक को कम टच करते हैं। सो जैसे आपको मैंने बताया कि मेरा नाम दीप अरोड़ा और मैं डायरेक्टर हूँ माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी लुधियाना से हम ऑपरेट कर रहे हैं। और सेकंड ऑफिस हमारा श्री गंगानगर सिकंदर अरोड़ा, वहाँ पर IELTS क्लास भी लेते हैं। कोई भी आपको कंसर्न्स होते हैं इमिग्रेशन के रिलेटेड तो आप मिस्टर सिकंदर अरोड़ा से भी बात कर सकते हैं। और जैसे आपको मालूम है कि घुमार मंडी से हम यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर हमारे जो एसोसिएट्स हैं वो भी ट्रेनिंग लेते हैं टाइम टू टाइम। कोई फ़ोन पे ट्रेनिंग ले लेता है, कोई वीडियो कॉलिंग करके ट्रेनिंग ले लेता है, कोई जूम पे ट्रेनिंग ले लेता है। तो ट्रेनिंग का दौर भी चलता रहता है, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। 70% अपने इंसेंटिव का हम शेयर करते रहते हैं। और इमिग्रेशन कंसल्टेंट जिन्होंने काम नया शुरू किया है वो वेलकम है, और जिन्होंने IELTS के सेंटर्स शुरू किए हैं, चला रहे हैं, इमिग्रेशन के बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज है, वो हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और मैं फिर वही कहूँगा कि ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जिनको इमिग्रेशन के बारे में नॉलेज कम है, क्योंकि मैंने तो सीखना भी है और सिखाना भी है। और जैसे मैंने शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जैसे मैंने लॉ के बारे में बात की, फिर नर्सिंग के बारे में बात की, फिर कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बात की, फिर हमने BPT के बारे में बात की, फिर हमने MRA के बारे में बात की। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कम टच में होते हैं कंसल्टेंट्स के, या लोग कह लीजिए कि इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। सारे ही कहते हैं कि हमें बस कोर्स दे दो, एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज दे दो, हमें मैनेजमेंट के, अकाउंट्स के, फिनांस के, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के, ऐसे कोर्सेज लोग मांगते हैं। कोई ये नहीं देखता कि कॉस्मेटोलॉजी कोर्स भी ले सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट और प्रोफाइल। BPT कोर्स ले सकते हैं। आज मैंने बात करनी है साइकोलॉजी के बारे में। मुझे लास्ट टाइम एक फ़ोन आया था कि सर साइकोलॉजी के जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा में वो बताइए। अब मैंने उस वक्त ये वीडियो नहीं बनाई हुई थी। अब मैं कह सकता हूँ कि 14th सितंबर की आप 17th सितंबर की आप वीडियो देख लेना, अब तो मैं कह सकता हूँ। तो पहले तो बात करेंगे वर्ड अपडेट के बारे में, फिर उसके बारे में फिर बात करेंगे शेंजन एरिया के बारे में कि कहाँ कैसे वीज़ा हम ले सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो ITRs पे डिपेंड करता है सारा सिस्टम आपका, और आपकी बैंकिंग पे, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये सारे धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। और इसके बाद फिर नो डाउट कि वर्ड अपडेट के बारे में तो बात करेंगे। मेरे कई फ्रेंड्स अपडेट की वेट करते हैं वर्ड के, और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वर्ड अपडेट वो यही है कि कनाडा तो जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, नॉन ऑप्शनल कैटेगरी में आते हैं, वही वीज़ा अप्लाई करें। टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता है कि जहाँ पर आप टूरिज्म में जाना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पर घूमना फिरना चाहते हैं। अब घूमने के लिए तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए,
और विजिटर वीज़ा के लिए आपके पास कोई ना कोई कनाडा में आपको कोई जानता हो, उसका कोई पर्पज़ हो, विजिट करने का कोई पर्पज़ होना चाहिए, तो वो आपको कोई ना कोई वहाँ पर जानता हो, ताकि उसका कोई एड्रेस लिख सकें, वो आपका कैसे अरेंज करेगा, आपका अकोमोडेशन का, आपके एक्सपेंसेस कैसे आप बियर करेंगे आपस में, तो वो सारा आपको बताना पड़ता है। तो कनाडा में अभी रुक जाइए वैसे भी प्रोसेस 90 डेज़ का है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जो कनाडा के लोग अप्लाई करेंगे विजिटर वीज़ा, तो वो फरवरी का प्लान बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई कहते हैं कि 25 दिसंबर का बना लें, तो देखते हैं अगले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में क्या ऑप्शंस आती हैं कनाडा की। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर का ही आपको जो ट्रैवल प्लान है वो बनाना चाहिए एज़ फार एज़ कैनेडियन इमिग्रेशन इज कंसर्न। तो मुझे लगता है कि आप विजिटर वीज़ा या टूरिज़्म पे जाना चाहते हैं तो 2022 जनवरी में आप सोच सकते हैं जाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से खुशखबरियाँ हैं, तो वो भी अपने बॉर्डर्स वो ओपन कर रहे हैं। देखते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 70-80% कई उनके जो प्रोविंस हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और उम्मीद है कि अगले 1.5-2 महीने में या नवंबर तक उनका 100% का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। तो फिर जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स ओपन हो जाएं, तो वो जा पाएंगे। तो उम्मीद यही है कि ऑस्ट्रेलिया भी ओपन होने जा रहा है, उसके ही बेसिस पे न्यूजीलैंड भी ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों अच्छी खुशखबरियाँ आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाएंगी। यूके ऑलरेडी ओपन है, आप जा सकते हैं, ट्रैवलिंग बेसिस पे आप जा सकते हैं। शेंजन में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, मैं जब बात करूँगा ना कि आप विजिटर वीज़ा या टूरिज़्म पे कैसे जा सकते हैं, तो कुछ कंट्रीज़ के ऊपर नाम बोलेंगे कि वो कंट्रीज़ अभी आप अप्लाई कर लो तो चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा वुड बी ऑन अ हायर एंड, तो वो ज़्यादा आपको चांसेस मिल जाएंगे। शेंजन में आप जा सकते हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर चांसेस वीज़ा के मैक्सिमम रहेंगे, वो भी बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। और दुबई जा सकते हैं, थाईलैंड आपको वेलकम कर रहा है, क्योंकि देखिए इन सभी को अपने बॉर्डर्स खोलने ही पड़ेंगे। लास्ट जो मैंने डिटेल चेक की थी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की, तो $198 मिलियन का नुकसान हो रहा है उनको। $198 मिलियन, कैन यू इमेजिन। किसी भी कंट्री की जो जीडीपी होती है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो टूरिज्म पे बहुत डिपेंड करता है। खैर इंडिया में तो पहले ही हमारा जो जीडीपी है वो ट्रिलियंस में है, टूरिज्म बेस हमारी इंडस्ट्री नहीं है, खैर वो बात की बात है। बट जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएस है, यूके है, दुबई है, थाईलैंड है, ऐसे जो कंट्रीज़ हैं वो तो चलते ही लोगों के बेस पे, लोग अब आएंगे वहाँ पर रुकेंगे, होटल्स में रुकेंगे, खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तभी उनकी इकॉनमी चलेगी। तो ये नर्वस सिस्टम है उनका। अब हम भी तंग हैं, मान लीजिए हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, हमें मुश्किल होता है कि फटाफट अब ये बॉर्डर्स खोलें और हम भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो लोगों को दें। और जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जो इमिग्रेशन के जो वहाँ पर पीपल हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो भी तंग हैं। वो भी कहते हैं कब ये कोविड से छुटकारा मिले और कब हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन हो, और हमारा जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इतना बैकफुट पे आ गया, कितना अरबों खरबों का नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड में, उसकी कैलकुलेशन तो कर ही नहीं सकता। तो हर कोई चाहता है कि फटाफट बस बॉर्डर ओपन हो और हम घूमें फिरें जाएं, पहले जैसा माहौल हो जो 2020 से पहले का था, वो माहौल बन जाए और बनेगा। भगवान करे कि सबके घर में खुशियाँ, और आप एक दूसरी कंट्री में जाइए, आइए, उनकी कल्चर को सीखिए। तो कनाडा की बात करें तो स्टडी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ाज़ भी लग रहे हैं, पीपीआरस भी आ रही हैं, और जा सकते हैं आप। अब 21 सितंबर का तो डेट डाला था कैनेडियन आईआरसीसी ने कि ट्रैवल बैन लिफ्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी 3-4 दिन पड़े हैं, आगे क्या खबर आती है। तो जब नेक्स्ट मैं 24 सितंबर को लाइव हूँगा तो हो सकता है कि मुझे ये बताने में बड़ा अच्छा लगे कि अब थर्ड पार्टी या थर्ड कंट्री के थ्रू आप ना जाके सीधा आप दिल्ली टू टोरंटो की फ़्लाइट आपको मिल जाएगी। देखते हैं क्या बनता है, वो फ्यूचर में हमें मालूम पड़ जाएगा, 3-4 दिन में मालूम पड़ जाएगा। तो कनाडा हो गया जी, स्टडी वीज़ा पे आप जा सकते हैं, विजिटर वीज़ा पे मत जाइए, ऑस्ट्रेलिया मत जाइए, विजिटर और स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, विजिटर वीज़ा और टूरिज्म पे मत जाइए, न्यूजीलैंड भी नहीं जा सकते आप,
स्टडी वीज़ा भी स्टडी वीज़ा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जा भी नहीं सकते आप। तो ओवरऑल जो मैंने बताया 1 मिनट में समराइज़ करके फिर दोबारा हम शेंजन कंट्रीज़ को डिटेल में बात करेंगे। कनाडा जा सकते हैं नॉन ऑप्शनल कैटेगरी में, यदि आपके वहाँ पर कोई पर्पज़ है, बहुत ज़रूरी पर्पज़ है, अब जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वर्क परमिट लग गया, चले जाइए। रेजिडेंसी कार्ड आ गया, चले जाइए। स्टडी वीज़ा आ गया, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकते, न्यूजीलैंड में नहीं जा सकते, यूके में जा सकते हैं। शेंजन एरियाज़ मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंट्री जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। दुबई जा सकते हैं, सिंगापुर मत जाइए, थाईलैंड जा सकते हैं। तो जाना ना जाना वो आपने देखना है, पर कुछ कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़ के। चलिए, ये तो हो गया वर्ल्ड अपडेट। अब जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना शेंजन एरियाज़ का, कि जो 26 कंट्रीज़, ये एक्चुअली वीज़ा फ्री कंट्री कहते हैं इसको। वीज़ा फ्री का मतलब होता है कि एक कंट्री में वीज़ा मिल गया तो बाकी आप कंट्रीज़ में उसी वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने वीज़ा लिया फॉर एग्जांपल इटली का, तो आप स्पेन भी जा सकते हैं, पोर्तुगल भी जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी जा सकते हैं। तो ऐसे 26 जो फ्री वीज़ा जोन है, तो वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब अभी कौन कौन से कंट्रीज़ में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ईजी टू गो है, वो बताने जा रहा हूँ। और इसके बाद फिर बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, कि साइकोलॉजी में कौन से कॉलेजेस, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में, पर्टिकुलर कनाडा, क्योंकि कनाडा ही अब आज की डेट में हॉट डेस्टिनेशन है, मैक्सिमम कॉलेज में कनाडा के लिए आती हैं। तो उनके लिए मैं आपको वही पेन पेंसिल आप संभाल के रखिए, अगले लास्ट में जो 5, 7, 10 में मिलेंगे तो उस पर वो बात करेंगे। तो अभी मुद्दे पे आते हैं जी, शेंजन एरिया। तो आपने जाना है शेंजन या शेंगन के किसी भी कंट्री में, तो पहले तो आप नोट कर लीजिए कि फ़िलहाल फ्रांस के द्वार खुले हैं, आइसलैंड के द्वार खुले हैं आपके लिए, स्पेन जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि लैक्ज़मबर्ग, ये भी एक शेंजन का एरिया है, कंट्री है। तो लैक्ज़मबर्ग में तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कल की, कि उन्होंने तो क्वारंटीन भी लिफ्ट कर दिया, ख़ास तौर पे इंडिया के लिए। तो ख़ास तौर पे तो 12 साल से जो ऊपर के लोग जाना चाहते हैं, 12 ईयर्स के ऊपर, तो उनके लिए अब क्वारंटीन या उनका जो बैन है वो ख़त्म हो गया। तो ये बड़ी खुशखबरी है जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई करें और हमें क्या चांसेस होते हैं शेंजन वीज़ा को मिलने में। मतलब हमें देखिए, वीज़ा तो एम्बेसी ऑफिसर ने ग्रांट करना है, आपके फाइनेंशियल्स, आपके एजुकेशनल, आपके ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पे आपको वीज़ा ग्रांट होना है। तो अब उसको भी तो देख लेना कि कैसे कैसे कौन से तरीके हैं वीज़ाज़ को अप्लाई करने के और वीज़ा को लेने के लिए भी। अब अगले 15 मिनट या 10 मिनट एटलीस्ट बात को बड़े ध्यान सुनना। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि शेंजन एरिया में जाने के लिए आपको 3 बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो मुझे फ़ोन पे बात करते हैं, तो 3 डॉक्यूमेंट नोट कर लीजिए। पहला तो है आपका इनकम प्रूफ, दूसरा होता है आपका बैंकिंग, और तीसरा होता है आपका प्रॉपर्टी एवेल्यूएशन। और सीए का एसेट एंड लायबिलिटी का जो रिपोर्ट है वो चलो खैर आप बना ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 3 डॉक्यूमेंट जो ये है ना, ये बड़े खतरनाक हैं और कैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं इसके बारे में अगले 5-7 मिनट बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो नोट करने का, वो ये है कि आपने एक तो जो शेंजन का जो वीज़ा फॉर्म होता है ओरिजिनल, वो वीएफएस को देना होता है। जब आप अप्लाई करेंगे वीएफएस में, तो आपको शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो देना है। अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स वो आपने प्रोवाइड करानी होती है, 6 महीने से वैसे पुरानी ना हो, कोशिश करिए कि लेटेस्ट हो जाए। बाकी पासपोर्ट की कॉपी तो है ही, जिसे मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये तो बेसिक्स है, इसमें इसको क्या बताना। अब ट्रैवल का जो मेडिकल इंश्योरेंस है, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये 30,000 यूरो का आपको साथ में लेके जाना पड़ता है। ट्रैवल का प्लान है, आइटिनरी है, कौन सी कंट्री में पहले जाना है, उसके बाद कौन सी होटल में रुकना है और कैसे कैसे आपने आगे मूव करना है। 5, 7, 10 दिन का ही प्लान बनाया करो, क्योंकि देखो 89 डेज़ का वीज़ा मिलता है सी कैटेगरी में और 1 साल का वीज़ा जो स्टडी वीज़ा है वो मिलता है कैटेगरी डी में। तो आप
89 डेज से ऊपर वीज़ा नहीं ले सकते शेंजन का। हम तो वीज़ा ही 5-10 या मैक्सिमम 15 डेज़ का अप्लाई करते हैं। अब जिन्होंने 3-3 महीने का वीज़ा अप्लाई किया, वो उनकी पता नहीं कैसे फाइनेंशियल प्रोफाइल होगी, वो डिपेंड करता है कि प्रोफाइल देखने पे। पर जितनी मर्जी बड़ी प्रोफाइल हो, हम कोशिश करते हैं 15-20 दिन का ही वीज़ा अप्लाई करिए, राइट। सो ट्रैवल प्लान दीजिए आप अच्छा सा, एंड आपकी जो फ़्लाइट की रिजर्वेशन है वो साथ में लगाइए, और जो अकोमोडेशन का प्रूफ है वो आपका लगाना ज़रूरी होता है। अकोमोडेशन के प्रूफ में एक तो खैर जो होटल्स हैं वो लगा सकते हैं कि आपने कौन कौन सी होटल में कब कैसे कैसे स्टे करना है। ये तो क्या टूरिज्म की बात। विजिटर वीज़ा में यदि आपको किसी ने बुला लिया, आपके चाचा मामा ताया बहन भाई फ्रेंड्स कोई भी आपको बुलाता है, तो वो अकोमोडेशन का आपको जो प्रूफ है वो साथ में लगाना पड़ता है। अब अच्छा, ये तो सारी जनरल बातें होगी, ये आपको मालूम भी होंगी या आप कोई भी आपको कंसल्टेंट बता देगा। या सफिशिएंट फंड की बात करें, वो भी मालूम है कि कैसे करना है। सबसे बड़ी जो मेन बात होती है ना, वो होती है इनकम प्रूफ की। वो ध्यान सुनिए ज़रा, ये जो 3-4 मिनट में आगे बोलूँगा ना, ये आपने बहुत ध्यान सुनना है। इनकम प्रूफ का मतलब क्या होता है? देखिए 3-4 किस्म के इनकम प्रूफ होते हैं। पहला तो इनकम प्रूफ होता है आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है, ITR। ये आपका वॉलंटरी डिस्क्लोजर होती है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होता है कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ। ये तो पहली बात होगी कि मेरी 1 साल की जो इनकम है वो 5 लाख है, तो आप ITR भर दीजिए। अब ITR में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो होता है कंपटीशन चार्ट। कंपटीशन चार्ट में आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका 5 लाख रुपया आपने बताया कि इनकम शो की है, वो कहाँ कहाँ से आ रही है। फॉर एग्जांपल, आपने घर में कोई बुटीक खोला हुआ है, उससे इनकम आ रही है, तो वो बता सकते हैं आप। आपने घर में कोई ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, वो बता सकते हैं। आपने रेंट पे दिया हुआ है अपना मकान, कि आपके पास 5-7-10 कमरे हैं, वो रेंट पे दिए हुए हैं। किसी भी तरीके से आपकी इनकम आ रही है तो वो आपने गवर्नमेंट को बताना है। उसका एक कंपटीशन चार्ट होता है। तो ये हो गया इनकम टैक्स रिटर्न। ये एटलीस्ट 3 इयर्स की आप लगाएं तो बहुत बढ़िया होता है। कई कंसल्टेंट कहते हैं कि 2 साल की लगा दो, पर 3 साल की लगा दो तो ज़्यादा आपका क्लैरिटी हो जाएगी। आपके पिछले 3 साल में आप कितना पैसा कमा रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो सारा आपका मालूम पड़ सकता है। इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ITR भरते हैं तो साथ में जो लोग जॉब कर रहे हैं तो वो एक फॉर्म 16 भी भर सकते हैं। फॉर्म 16 में क्या होता है कि उसमें आपका PF जो कटता है। देखिए, ये फॉर्म 16 काटते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं, तो वो आपको जो सैलरी स्लिप देती हैं उसको फॉर्म 16 कहते हैं। अब सैलरी स्लिप्स में अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, कोई HR का कंपोनेंट है, कोई आपका PF का कंपोनेंट है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को मिला के आपका फॉर्म 16 बनता है। तो वो भी बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि आपने कैसे वीज़ा अफसर को बताना है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप खर्च कितना कर रहे हैं, आपने बचाया कितना। कई लोग करते हैं कि जब शेंगन कंट्री में जाना होता है ना, तो कहते हैं ठीक है जी, हमारे पास आपने कहा ना कि भी 3 से 6 महीने पुराना कोई फंड चाहिए 5-6 लाख रुपया, हम कल ही डाल देते हैं। ये सबसे बड़ा बॉम्ब होता है जो आप करते हो अपने साथ, ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है। कभी भी ऐसा मत करिए। देखिए, फॉर द सेकिंग ऑफ वीज़ा, आप वीज़ा लेने के लिए ऐसा मत करिए, आपको अपनी जेन्युइनिटी शो करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपने फॉर्म 16 लगाना है, जैसे आपको सेगमेंटाइज करना पड़ता है, तो ऐसे ही जो आपने ITR है उसको भी सेगमेंटाइज करना पड़ता है। ये कंपटीशन चार्ट होता है, उसको ध्यान से आपने चेक करना है। फॉर्म 16 जो होता है, फॉर्म 16 में जो एक TDS का भी फॉर्म होता है, उसे 26 ES फॉर्म कहते हैं। ES का मतलब होता है जो एनुअल टैक्स आपकी स्टेटमेंट होती है, 26 ES कहते हैं इसको। ये आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका जो TDS काटता है, जो आपकी सैलरी में जो डिडक्शन होती है या जो PF होता है, वो साथ में सारा एक आपको कंप्लीट ग्रॉस सैलरी मिल जाती है। उसमें जो PF काटते हैं, TDS काटते हैं, वो एक अलग कंपोनेंट होता है। तो एम्बेसी अफसर को बताया कि ये आपकी ITR है, ये आपका फॉर्म 16 है, ये आपका 26 AS का जो डिडक्शन है, ये सारा आपने बताना आपको चाहिए। तो इससे वीज़ास के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है आपका जो इनकम सोर्स प्रूफ है, वो होता है J फॉर्म होता है, जमाबंदी फॉर्म। ये जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, तो ये हाड़ी और सोनी कहते हैं इसको।
एक अप्रैल में फसल काटी जाती है, एक अक्टूबर में फसल काटी जाती है। तो इन दोनों का आप जो आपने सेल की है अपनी फसल, तो आपको जो फसल खरीदते हैं वो आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं कि हमने आपकी फसल 3 लाख रुपए में या 4 लाख में या 5 लाख में 10 लाख में ये खरीदी है। तो अप्रैल के महीने में आपने मान लीजिए 4 लाख की फसल बेची और ऐसे आपने अक्टूबर में आपने फसल 3 लाख की बेची या 4 लाख की बेची, तो उसका जो एडिशन हो गया 7 या 8 लाख रुपया, वो अपने एम्बेसी अफसर को बताना है कि ये मैं फार्मर हूँ और फार्मर में ये मेरा इनकम है, और ऐसे मैंने जो मेरे आड़ती हैं या जो मेरे पटवारी हैं उनसे मैंने ये स्टैंप लगवा ली है, ऑथेंटिकेटेड है, बैंक में मेरे पैसा आया है और ये मेरे पास ये पक्के में पैसा है, प्रूफ मेरा है इनकम का। तो ITR, फॉर्म 16, जे फॉर्म जिसे जमाबंदी फॉर्म कहते हैं, और यदि आप TDS काटते हैं तो 26AS का जो फॉर्म है, ये यदि आप प्रॉपरली दिखाते हैं तो पोलैंड का वीज़ा, इटली का, स्पेन का, पोर्तुगल का, स्विट्ज़रलैंड का, डेनमार्क का, या स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, तो ऐसी कंट्रीज़ में आपके जो वीज़ाज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिलहाल जो मैंने आपको बताया, आप फ्रांस, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड और लग्जमबर्ग और स्पेन में ही अप्लाई करिए, बाकी अभी ना अप्लाई करिए। उससे क्या होगा कि चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो मैंने अभी बात की आपके इनकम सोर्स के बारे में। इनकम सोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी जो अपने फंड शो करने हैं। अब मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए की ITR भरी या 5.5 लाख की ITR भरी। अब जब आप 5-5.5 लाख की ITR भरोगे तो नेचुरली की भी आपने इतने तो आपकी इनकम होगी कि आपके घर में 5.5 लाख रुपए एक साल का आ रहा है। अब आपने नेचुरली के एक्सपेंस भी करने हैं, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 60% आप एक्सपेंस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 5 लाख अभी कमा रहे हैं, 5 लाख का 60% 3 लाख रुपया आपका एक्सपेंस हो गया, तो 2 लाख बच गया। तो 2-2.5 लाख रुपया आपने साल का बचा लिया, 2-2.5 लाख रुपया आपकी वाइफ ने बचा लिया, तो 4-5 लाख रुपया आपके पास है, और जिसकी जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना हमारे पास सेविंग में है, और इसके बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, 3 लाख रुपए की ITR भरते हैं, 8 लाख रुपये उनके बैंक में जमा होता है, वो भी एक दिन पुराना, या एक ही एंट्री डाल देते हैं। 3 लाख एक एंट्री डाल दी, 2 लाख एक एंट्री डाल दी, 3 लाख एक एंट्री डाल दी, तो 8 लाख बन गया जी। वीज़ा नहीं मिलने वाला ऐसा। वीज़ा ऑफिसर को मालूम पड़ जाता है कि आपने फॉर द सेक ऑफ गेटिंग वीज़ा, आपने वीज़ा लेने के लिए सारा पर्पज़ सॉल्व किया। ऐसा मत करिए आप। तो ये जो मैंने जो बातें बताई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जो ITR फॉर्म 16 या जे फॉर्म के रिलेटेड आपको बैंक में पैसा रखना है। कोई नहीं कहता कि आपके पास 10-20 लाख रुपए तभी वीज़ा लगेगा। आपने वहाँ पर जितना खर्च करना, मान लीजिए आपने वीज़ा अप्लाई किया 10 दिन का, तो मान के चलिए कि 15 से 20 हज़ार रुपये मान लीजिए खर्चा वहाँ पर महीने का है, डेली का है, तो 15 डेज़ का आपके पास 2 लाख रुपया ऑलमोस्ट होना चाहिए। तो ठीक है, आप 4 लाख 5 लाख शो कर रहे हो, कोई गलत बात थोड़ा, बट आपने 20 लाख शो कर दिया तो वीज़ा तो लगनी नहीं, कभी भी नहीं लगना वीज़ा आपका। ज़्यादा पैसा शो करना भी नेगेटिव रहता है, और किसी से मांग के, किसी से फाइनेंसर से पैसा लगा के आपने लगाना, वो तो भूल जाइए कि वीज़ा लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि सोर्स ऑफ इनकम और आपके बैंक में पड़ा पैसा दोनों आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए। ऐसे नहीं आप पैसा कम कमा रहे हैं और आपके बैंक में ज़्यादा पड़ा हुआ है, ये भी नुकसान है। हाँ, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपको कोई गिफ्ट आया है, वो बता दीजिए कि ये मेरे पास 11-12 लाख रुपया एक अलग अमाउंट आया, उसका मेरी इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये हर साल मेरे पास 12 लाख रुपया नहीं आएगा, एक बार आया, ये मेरे बता रहा हूँ। तो वो चीज़ें बताई जा सकती हैं। आपके पास प्रॉपर्टी है तो बड़ी अच्छी बात है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाइए। आपके पास कोई दुकान, मकान, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करके आपकी जो फ़र्द है उसको इंग्लिश में नोटराइज करा के आप एम्बेसी को दे दीजिए, तो उससे भी आपका मालूम पड़ जाता है कि आप जेन्युइन हैं। तो 3 बातें की मैंने, इनकम प्रूफ, दूसरा बैंकिंग, और तीसरा आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तीनों चीज़ें प्रॉपर लगी हो तो वीज़ाज़ के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। गारंटी तो हम किसी चीज़ की नहीं लेते, ना ही गारंटी लेनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा देना आपको, तो गारंटी तो वो लेगा। हम तो अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाने के बारे में आपको बता सकते हैं। अब रह गए हमारे पास 5 मिनट। अब 5 मिनट में बात करेंगे एक साइकोलॉजी का
एक प्रोग्राम होता है, तो कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कहाँ कहाँ पर होता है कनाडा में, तो पेन पेंसिल रखिए तैयार और नोट करिए। मैंने भी थोड़ी सी मेहनत की है, जॉट डाउन किया इसको, अलग अलग कॉलेजेस का डाटा उठाया, अलग अलग प्रोविंस का डाटा उठाया। अब एक मैंने इसको जॉट डाउन किया हुआ है, वो मैं बोलता हूँ, आप भूल जाएंगे, आप मान लीजिए नहीं लिख पाते तो दोबारा ये वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे आएगी, इसको स्टॉप करके, फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड करके आप इसको सुन सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं ओंटारियो के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब कि वो आपका माइंड और आपके जो बिहेवियर पे जो सब्जेक्ट स्टडी होगी उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब साइकोलॉजी के डिफरेंट नेम्स हैं, पहले मैं आपको नेम बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, और फिर मैं कॉलेजेस के नाम बोल दूंगा तो थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना। तो सबसे पहला जो पॉइंट साइकोलॉजी, देखिए जरूरी कि साइकोलॉजी वर्ड ही आए आपके जो प्रोग्राम्स में। साइकोलॉजी को यदि हम रिप्लेस करें तो उसमें आपका एक बिहेवियर साइंस, ये एक वर्ड आप ध्यान रखना। जो कोर्सेज मिलेंगे मान लो बिहेवियर साइंस के, तो वो साइकोलॉजी के रिलेटेड ही हैं। अब मैं नाम बोल रहा हूँ प्रोग्राम्स के, और फिर मैं कॉलेजेस के नाम बोलूँगा, तो 2-3 मिनट में ये कवर करते हैं। तो बिहेवियर साइंस टेक्नीशियन ये कोर्स है। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं, जिनके नाम सेम है, वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है कि आत्म केंद्रित, वही सेम साइकोलॉजी के रिलेटेड हो गया। तो बिहेवियर साइंस टेक्नीशियन, ऑटिज्म, काउंसलिंग साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी वर्ड चलो आ गया इसमें, राइट। बिहेवियर साइकोलॉजी, बिहेवियर एनालिसिस, ये सारा साइकोलॉजी के बेसिस है। मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन वर्कर, ये भी साइकोलॉजी के रिलेटेड है। कॉन्करेंट डिसऑर्डर, ये भी साइकोलॉजी के रिलेटेड है। एक एडिक्शंस का सब्जेक्ट होता है जिसे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन कहते हैं, ये भी साइकोलॉजी के अंडर आता है। इसके बाद आ गया कम्युनिकेटिव डिसऑर्डर असिस्टेंट, ये भी साइकोलॉजी के अंडर आता है। तो ये जो मैंने प्रोग्राम बोले हैं, तो कौन कौन से कॉलेज में होते हैं, तो ये 1 मिनट बोलता हूँ फटाफट, थोड़ा ध्यान रखना। कैनाडोर, डरहम, जॉर्ज ब्राउन, सेंट लॉरेंस, एल्गोनक्वीन, कनोस्टोगा, फेंशा, फ्लेमिंग, जॉर्ज ब्राउन, हम्बर, नियाग्रा, सेनेका एंड सेंट क्लेयर। ये जो मैंने तकरीबन 20 कॉलेजेस के नाम बोले हैं, जो मैंने ऊपर के सब्जेक्ट बोले थे ना, प्रोग्राम बोले थे, ये सारे इन कॉलेजेस में हैं। तो ओंटारियो के जो कॉलेजेस हैं वो मैंने बता दिया। अब यूनिवर्सिटी का नाम सुन लो। लेक हेड यूनिवर्सिटी है थंडर बे में, तो ये साइकोलॉजी एंड वीमेंस स्टडी के बारे में बात करती है, तो ये आप वहाँ पर कोर्स कर सकते हैं। ये डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। और किंग्स यूनिवर्सिटी कॉलेज जो लंदन में है, तो वहाँ पर भी आप साइकोलॉजी का जो डिप्लोमा या डिग्री कर सकते हैं। ये ओंटारियो की मैं बात की है। अब मैं ब्रिटिश कोलंबिया की बात करता हूँ, तो 2 मिनट में ब्रिटिश कोलंबिया। अब देखिए जो साइकोलॉजी है ना, ये आर्ट्स का कोर्स भी है, इसको आप बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कह सकते हैं, इसको आप बैचलर ऑफ साइंस भी कह सकते हैं। तो ये साइंस के रिलेटेड भी आती है और आर्ट्स के रिलेटेड भी आती है, तो दोनों में ही आप इसको कर सकते हैं, या बीएससी भी कर सकते हैं या बीए भी कर सकते हैं। अब ब्रिटिश कोलंबिया या इसके जो और भी हमारे पास कैलगरी में या सस्कैचुअन में या नोवा स्कॉशिया में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैं बोलने जा रहा हूँ। 2 मिनट में बोलूँगा, थोड़ा सा जल्दी नोट कर लेना आप। चलिए, ब्रिटिश कोलंबिया में हमारे पास जो अप्लाइड साइकोलॉजी बैचलर ऑफ साइंस है वो आपको मिल जाएगी क्वांटलिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, नंबर 2 यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये तो हो गया आपका बीएससी। अब बात करते हैं बीए जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है। ये आप कैपेलाना यूनिवर्सिटी, साइमर फ्रेजर यूनिवर्सिटी, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी एंड डगलस कॉलेज। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया में आप बीए और बीएससी साइकोलॉजी में कर सकते हैं। न्यू ब्रंसविक में हमारे पास माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी है, एंड अल्बर्टा में हमारे पास कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी है। रेड डीर कॉलेज है अल्बर्टा में, ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज है अल्बर्टा में। यदि मैं कैलगरी में इटसेल्फ बात करूँ तो सेंट मेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी आप साइकोलॉजी की डिग्री कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं। सस्कैचुअन में यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना है, वहाँ पर भी आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है, माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी, ये हैलीफैक्स नोवा स्कॉशिया में है। तो कहने का मतलब ये मैंने साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स प्लस यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड प्रोविंस के नाम बता दिए। देखिए बोले मेरे 5 मिनट में, आप वीडियोस को फॉरवर्ड करके या बैकवर्ड करके आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा मैंने फास्ट बोला 3-4 मिनट में,
क्योंकि टाइमिंग्स वही लिमिटेड रहता है 30 मिनट, लोग तो वैसे कहते हैं। मुझे लगता है कि 30 मिनट बोलना तो चलो मैं बोल सकता हूँ, बट सुनना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कई लोग नहीं सुनते, बट जिनको ज़रूरत है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये वीडियो उनके लिए है जिनको माई वीज़ा की या सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, साइकोलॉजी की ज़रूरत है। जैसे मैंने कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बात की, मैंने लॉ के बारे में बात की, मैंने बीपीटी के बारे में बात की, हेल्थ के बारे में बात की, फार्मेसी के बारे में बात की, नर्सिंग के बारे में बात की। आज साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक्स को ज़्यादा कंसल्टेंट नहीं टच करते। तो प्राइम ड्यूटी बनती है हमारी कि आपसे ये जो नॉलेज है वो शेयर करते रहें। और नेक्स्ट टाइम, अब मैंने शुरू से बताया था कि मैं कनाडा के बारे में भी बोलूँगा, बट क्योंकि टाइमिंग्स वही लिमिटेड रहते हैं तो टाइम तो बहुत तेज़ भागता है। नेक्स्ट टाइम एक तो कनाडा के बारे में बात करेंगे कि आपका जो वीज़ा, विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा है, वो आप कैसे ईजी इसको कर सकते हैं। कोई भारी भरकम स्टेटमेंट्स या चेकलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 डॉक्यूमेंट है, कैसे आपने उसको चेकलिस्ट को देखना है, उसके बारे में बात करेंगे। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मुझे आमतौर पे पेरेंट्स फ़ोन करते हैं, वो ये होता है कि काउंसलिंग करिए सर। काउंसलिंग का मतलब कि जो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बता दीजिए कि कोर्सेज कौन कौन से हैं। हाँ, जो ओवरसीज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो हम खैर बताते ही रहते हैं। जो इंडिया में भी पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने +2 के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल लिया या लेंगे, तो वो कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन सा करियर प्रोग्रेशन पाथ बनेगा। तो उसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा कि 5-10 मिनट उसके बारे में बात करें, कनाडा के बारे में बात करें, और वर्ड अपडेट के बारे में तो बात करेंगे। तो 24 सितंबर सेम टाइमिंग्स 5 o'clock फ्राइडे को जो मेरे टॉपिक बोले हैं, एक तो कनाडा का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और काउंसलिंग के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त, और 24 सितंबर 5 o'clock दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत थैंक्स आपका मेरे साथ लाइव होने के लिए। थैंक यू।